कौन से आर्मेचर? डीसी आर्मेचर। डीसी आर्मेचर के प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आप खुद देखो बेटा, दो चालक है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा है, और क्या हो जाएगा उसके अलावा, तार खुल जाएंगे, उसे कहेंगे ओपन सर्किट, और अगर तार मिल गए हैं तो बेटा उसे कहेंगे शॉर्ट सर्किट, है ना? यही तो होंगे, ओवरलोड होगा, ओवर हीटिंग होगा, और क्या होगा, है ना? यही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखे बेटा किसी नई तथा पुरानी आर्मेचर वाइंडिंग में 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो लिखना, किसी नई तथा पुरानी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रमुख 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। प्रमुख 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आपसे पूछूंगा कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेटा ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप सभी जानते हैं, जब दो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो बेटा क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट दोष। पहला क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट दोष, शॉर्ट सर्किट दोष, है ना? अगर मान लो बेटा कहीं से आपकी वाइंडिंग खुल गई है तो उसे क्या कहोगे, ओपन सर्किट वाइंडिंग। क्या कहोगे, ओपन सर्किट वाइंडिंग। इनके बारे में तो लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, ओपन सर्किट दोष। सर और क्या क्या दोष हो सकते हैं? तो या तो बेटा आपके, मान लो आपने कम्यूटेटर बनाया, उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है, तो बेटा क्या होता है, अर्थ दोष। क्या हो सकता है, अर्थ दोष, यानी कि ग्राउंडिंग दोष, अर्थ दोष। और एक और बेटा आप याद ही रख लेना, कौन सा होता है, जिसमें बोलते हैं कि मान लो बेटा आप रिवाइंडिंग कर रहे हो और रिवाइंडिंग करते करते आपने कॉइल को उल्टा जोड़ दिया, तो बेटा इसे क्या बोलोगे, विपरीत कॉइल संयोजन दोष। क्या बोलोगे, विपरीत कॉइल कॉइल संयोजन दोष। क्या बेटा ये 4 दोष का नाम आएगा तो आप टिक नहीं लगा सकते? बिल्कुल सर, हम टिक लगा सकते हैं और हम पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट आया तो बेटा क्या हो जाएगी, ओवर हीटिंग होगी, ओवरलोड आएगा। ओपन सर्किट हुआ तो बेटा वोल्टेज बढ़ जाएगा। अर्थ दोष आया तो भी वही बात है ना। इसलिए बेटा इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण है। काम तो बेटा आप ऑप्शन देके लगा सकते हो, लेकिन नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है अब बेटा इस आर्मेचर वाइंडिंग का दोष जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्राउलर टेस्ट। वो ध्यान रखना। तो यहां नोट करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बेटा एक चीज लिखो, अरे भैया यहां मोस्ट करके लिखो, नोट करके लिखना है ना बेटा। ये क्वेश्चन पूछते हैं हर दूसरी परीक्षा में। आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग के आंतरिक दोष को जांच करने वाले यंत्र का नाम क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग के आंतरिक दोष को, जैसे बेटा बुकोज रिले क्या होता है बेटा, आंतरिक दोष किसके, ट्रांसफार्मर के जांचता है ना, उसी तरह बेटा वाइंडिंग के दोष को जांच करने का भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो लिखना, आर्मेचर के आंतरिक दोष को जांच करने का यंत्र कौन सा है, जांच करने वाला यंत्र। तो बेटा फटाक से 1 सेकंड भी मत लगाना और नाम लिख देना, क्या नाम है इसका, ग्राउलर। क्या नाम है इसका, ग्राउलर। चित्र की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही काफी है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, ग्राउलर। ठीक है, कैसा होता है, मान लो बेटा ये आपका एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर की पट्टियां बनी हुई है। ठीक है, हाँ, ये आर्मेचर है इस तरह से। ठीक है, अब ये बेटा क्या करोगे, इस ग्राउलर वाले इंस्ट्रूमेंट पर इस तरह से अपन रख देंगे। इस तरह से इसको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ग्राउलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और ये ग्राउलर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एच आकार का फ्रेम होता है, इस फ्रेम के ऊपर रख दोगे और बेटा यहाँ से ये जांच करके बता देगा कोई दोष है तो नहीं। और बीच के अंदर आप जानते ही हैं क्या होता है, शाफ्ट होती है। तो ये आर्मेचर का एक टेस्ट होता है बेटा, उसको कहते हैं ग्राउलर नाम का एक यंत्र होता है बेटा, उसके द्वारा किया जाता है। नोट करके लिख देना बेटा, 100 स्टार लगा देना और ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मुझे सिर्फ ये बता दो, दोष बेटा आंतरिक जांच कर रहा है, लेकिन बेटा कर कहां से रहा है, बाहर से, तो बेटा इसे बाह्य ग्राउलर भी कहते हैं। लेकिन आप इतना याद रखो, ग्राउलर बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अब इसके ज्यादा बेटा आपको डीसी वाइंडिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा कुछ एसी वाइंडिंग्स के रिलेटेड। वैसे एसी वाइंडिंग में भी बेटा टर्न तो टर्न ही रहेगी।
एक्टिव साइड एक्टिव ही रहेगी, इनएक्टिव साइड इनएक्टिव ही रहेगी, है ना। ये ग्राउलर जरूर याद रखना बेटा मेरे कहने से, ठीक है। ग्राउलर टेस्ट। अब एसी वाइंडिंग में बेटा फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा बेटा, क्योंकि एसी में आर्मेचर वाइंडिंग कहां करते हो? तो आप कहोगे सर एसी में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं हम पोल पे, यानी कि स्थिर भाग पे। अगर स्थिर मतलब भाग पे आप करते हो ना, तो बेटा वहां से एक विद्युतिक डिग्री और इलेक्ट्रिक डिग्री का संबंध आता है, उसको मैं समझाता हूं, ठीक है। आओ तो अब पढ़ते हैं बेटा एसी वाइंडिंग। क्या पढ़ेंगे? एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग, और एसी वाइंडिंग का फेवरेट टॉपिक, बाकी सब तो बेटा आप सबको पता ही है, एक्टिव साइड क्या होती है, पैसिव क्या होती है, वापस लिखाने से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखो, एसी वाइंडिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है वैद्युतिक डिग्री का। किसका आता है बेटा? वैद्युतिक डिग्री। पहले लिखो, समझ में आ जाएगा, वैद्युतिक डिग्री। सर ये क्या होती है? अभी बताते हैं बेटा। वैद्युतिक डिग्री, है ना। युग्म पोल में क्या होता है बेटा? 360 एक युग्म पोल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलना 360 इलेक्ट्रिक डिग्री होती है। एक युग्म पोल में कितना होता है भैया? 360 डिग्री वैद्युतिक होती है। अभी बताते हैं बेटा कैसे, है ना। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा तो बताओ बेटा, एक युग्म में मतलब दो पोल्स में 360 होता है, तो बताओ एक पोल में कितना होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे बेटा, इसलिए एक पोल में कितना होगा? एक पोल में कितना होगा बेटा? 180 डिग्री वैद्युतिक होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल हुई, है ना। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि विद्युतिक डिग्री किस पर निर्भर कर रही है बेटा? पोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है। यानी कि यहां से मुझे ये समझ में आया कि अतः अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलोगे? अतः कहा जा सकता है कि वैद्युतिक डिग्री, वैद्युतिक डिग्री किस पर निर्भर करती है बेटा? पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। और यहां से आपका एक सूत्र आता है ना, पोलों पर निर्भर करती है। कैसे करती है मैं अभी बताऊंगा। निर्भर करती है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, एक युग्म का मतलब कितने पोल? युग्म मतलब क्या होता है? पेयर, जैसे लड़का लड़की, माता पिता, ये सब क्या है? पेयर है ना। तो उसमें क्या है? एक युग्म, एक युग्म में एंगल कितना है? 360, है ना। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया? सर यहां से मुझे एक छोटी सी चीज समझ में आई कि अगर मेरे कहीं पे भी दो पोल है, कितने पोल है बेटा? दो पोल है, तो कितनी डिग्री आ जाएगी? दो पोल का मतलब क्या होता है? युग्म, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री वैद्युतिक। ठीक है, बहुत सही, है ना। अगर मान लो बेटा पोलों की संख्या 4 हुई तो कितनी होगी? सोच के बताओ। अगर पोलों की संख्या 4 हुई तो क्या हो जाएगा? आप खुद देखो बेटा। कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं सर नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा पोलों की संख्या 4 हुई ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा? 320 का डबल कितना हो जाएगा? 720। कितना हो जाएगा? 720 वैद्युतिक विस्थापन। अगर मान लो पोलों की संख्या 6 होती है, कितनी होगी? 6 होगी, तो कितना हो जाएगा? आराम से कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। 1080, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? तो आपके वैद्युतिक विस्थापन 6 पोल में कितना हो जाएगा? तो आप खुद ही कहेंगे कि भैया कितना हो जाएगा? 180 डिग्री वैद्युतिक। अब सवाल है ये आया कहां से? अब सवाल है ये आया कहां से? तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला बनता है प्यारा सा। क्या फॉर्मूला बनता है सर? सर यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि मेरे पास दो तरह की डिग्री आती है। एक होती है यांत्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिकल डिग्री। और एक क्या होती है बेटा? यानी कि थीटा ई। क्या थीटा एम कह दूं क्या यांत्रिक को? आप कहोगे कह दो, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक आती है कौन सी? वैद्युतिक डिग्री। वैद्युतिक डिग्री, डिग्री बेटा इसे क्या कहते हैं? थीटा एम कहते हैं। आप मुझे सिंपल सा ये बता दो, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक जगह पर फिक्स क्या होता है? तो आप कहोगे मैकेनिकल चीज हमेशा फिक्स होगी, इलेक्ट्रिकल चीज हमेशा बदलती रहेगी, ठीक है। हाँ, कैसे सर? अभी बताते हैं। जैसे मान लो बेटा ये आपका एक पोल है, वो कहीं ना कहीं आगे से यहां से तो जुड़ा हुआ है। ये पूरी क्या है बेटा? एक पूरा पोल है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा क्या है बेटा? एक युग्म है। अगर यहां से भी मैं लेता हूं तो बेटा ये यहां खत्म होगा, होगा कि नहीं? तो बेटा ये भी क्या है? एक युग्म है। इसका मतलब एक यांत्रिक डिग्री के अंदर मैकेनिकल डिग्री हमेशा कितनी होती है बेटा? एक मैकेनिकल डिग्री हमेशा क्या होती है? 360 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो यहां से मुझे फाइनली हो गया कि भैया एक संबंध याद करना कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो बेटा हमेशा p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। क्या बेटा इतनी चीज आप याद कर लोगे? हाँ, यानी कि मेरे इलेक्ट्रिकल विस्थापन p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होगा। और मुझे ये भी पता है थीटा मैकेनिकल हमेशा कितना होता है? थीटा मैकेनिकल
सदैव बेटा कितना होता है 360। मैंने आपको अभी बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि एक पॉइंट के आसपास घूमोगे ना तो बेटा कितना चक्कर निकालेगा 360। ठीक है? हाँ। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ रख दो तो यहाँ से मुझे पता चल गया थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 इंटू 360। अब देखो बेटा, अब आप यहाँ से वेरीफाई करो कि अगर मान लो पोलो की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यदि P की संख्या बेटा 2 है ना तो अपना थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ जाएगा 2/2 इंटू 360। बोलो बेटा आया कि नहीं 360 डिग्री? आप कहोगे यस सर ये मुझे को आ गया। ठीक है? क्लियर? क्लियर। अब ये चेक करते बेटा 4 के लिए। जैसे ही बेटा 4 रखोगे ना यहाँ पे, यदि P का मान 4 रखोगे तो बेटा थीटा इलेक्ट्रिकल क्या आ गया 4/2 इंटू 360, तो बेटा आपको मिलेगा 720। आपने तुरंत बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे 720, ये 1080 होगा। ठीक है? उसी तरह बेटा जैसे ही आपने P का मान क्या रखा 6 रखा तो बेटा थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 360। बेटा आप क्लियरली देख पा रहे हैं 3 इंटू 360 यानी थीटा इलेक्ट्रिकल क्या आ गया 081 1080 डिग्री। आपको तुरंत पता चल गया ये मान एकदम सही है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा कौन आता है जिसके बारे में आपको चीजें याद रखनी है। क्या इतनी चीज याद रख लेंगे? आप कह रहे हैं हाँ सर याद रख लेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल का संबंध। आपको केवल इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपको 8 पोल दे देगा 10 पोल दे देगा तो क्या निकाल लोगे? निकाल लेंगे। अब जैसे बेटा अपने डीसी मशीन में लैप और वेव के आर्मेचर संयोजन होते थे, उसी प्रकार बेटा एसी के अंदर स्टेटर पे भी संयोजन होते हैं आर्मेचर के, और उसको क्या नाम दिया जाता है? सिंगल परत, डबल परत, फुल वेव, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो अब एसी के लिए बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन, है ना? तो लिखना एसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन। एसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग संयोजन बेहद आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, याद भी हो जाएगा आपको, है ना? अभी मैं याद कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, मोटर के स्टेटर पर एसी में बेटा हम क्या करते हैं? लिखना बेटा एसी मशीनों में, एसी मशीनों में निम्न प्रकार से वाइंडिंग स्थापित की जा सकती है। वाइंडिंग स्थापित की जा सकती है, की जा सकती है। आप कहोगे सर कौन कौन सी? तो अब मैं नाम लिखता हूं बेटा। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एकल परत वाइंडिंग। एकल परत वाइंडिंग, बिल्कुल सर हमने सुना है सिंगल लेयर वाइंडिंग। बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ना क्या आपको। ठीक है? दूसरा, या तो एक परत होगी या क्या होगा बेटा? द्विपरत। द्विपरत वाइंडिंग। क्या बेटा ये दोनों पॉइंट आपने जांच लिए? हाँ सर बिल्कुल जांच लिए। इसके अलावा क्या होगी? आपने नाम सुना होगा फुल पिच वाइंडिंग। हाँ सर सुना है। तो बेटा तीसरी होती है फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच, फुल नहीं, फुल, फुल पिच वाइंडिंग। फिर बेटा एक आपने सोचा था कि भैया एक ऐसी वाइंडिंग होती है थोड़ी सी शॉर्ट करते हैं, उससे क्या होता है? कॉपर की बचत होती है, हार्मोनिक कम होते हैं। यस डेफिनेटली। क्या होती है बेटा? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ये सब हमने पढ़ा है। अभी आपसे वो पढ़ेंगे जो आपको वाइंडिंग के तौर पे ध्यान में रखना है। ठीक है? और एक होती है बेटा, क्या होती है, जिसको आप कह लोगे फ्रैक्शनल पिच कह लो या भिन्नात्मक कह लोगे, लेकिन मेनली आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है? पूर्ण पिच होगी या फ्रैक्शन, है ना? चलिए, अब सर इसमें ध्यान क्या रखना है? अब मैं बताता हूँ बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है। पहला देखो बेटा, ये क्या है? एकल परत वाइंडिंग। आराम से चलना, मैं हर चीज आपको समझा दूंगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन ना कि एकल परत में खांचों की संख्या कितनी होती है, आर्मेचर स्लॉट की संख्या कितनी होती है, अपन हमेशा पछताते हैं ना। तो बेटा आज के बाद आप इसमें कभी भूलोगे नहीं। आओ मैं बताता हूँ। तो पहला लिखना एकल परत। अब इसको मैं ये नहीं बताऊंगा भैया इसमें एक परत होती है वो होती है, मैं टू द पॉइंट आपको वार करूंगा। तो एकल एकल परत वाइंडिंग। एकल परत वाइंडिंग में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बनाता हूं, चित्र बना के आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले एकल परत वाइंडिंग में बेटा इस तरह से खांचे कटे हुए होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे होंगे, और बेटा यही चीज ऊपर से इस तरह से ये ऐसे मिली भी होती है। ठीक है सर, इसमें हो क्या रहा है? मान लो बेटा ये इस तरह से रोटेशन है। ठीक है? अब ये कौन सा भाग है? तो आप कहोगे स्टेटर है। क्या स्टेटर भाग स्थिर है? अब देखना बेटा, एकल परत का मतलब ये है इसमें केवल एक वाइंडिंग आएगी, केवल एक वाइंडिंग आएगी, केवल एक वाइंडिंग आएगी। बोलो समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? एकल परत में एक स्लॉट में केवल एक वाइंडिंग का भाग आएगा। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि जो वाइंडिंग होती है उसमें तो दो हिस्से होते हैं ना, वाइंडिंग में तो दो हिस्से होते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, क्या समझना है कि इसमें कुल संख्या जो होगी ना बेटा, कॉइल की कुल संख्या वो आधे खांचे के बराबर होगी। तो लिखना
एकल वाइंडिंग के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? कुल कॉइल संख्या, कि इसके अंदर कुल कॉइलों की संख्या को अक्सर पूछता है बेटा। कुल कॉइल संख्या वो क्या होगी? वो हमेशा बेटा 1/2 किसके खांचे? आर्मेचर के खांचों की संख्या के बराबर। खांचों की संख्या। समझ में आया? अगर आपको खांचों की संख्या निकालनी है, यानी कि स्लॉट की संख्या निकालनी है, तो बेटा कॉइल को 2 गुना कर दो। अगर कॉइल की संख्या निकालनी है तो आर्मेचर स्लॉट्स को क्या कर दो? आधा कर दो। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आपको एक ही हिस्सा दिख रहा है, आपको ए वाला हिस्सा दिख रहा है, ए डैश वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो बेटा कहने का मतलब है इसमें एक तरफ एक भाग जाएगा, एक भाग जाएगा। इसलिए बेटा कॉइल का कौन सा है? कॉइल तो बेटा ये खांचा तो क्या है? एक है पूरा। और इसमें से कॉइल का कौन सा भाग जा रहा है? आधा भाग जा रहा है, आधा पीछे से निकलेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि बेटा एक भाग में कॉइल का केवल आधा हिस्सा यहाँ से जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से ये पूछेगा तो बता दोगे ना कि बेटा कॉइल संख्या जो होती है वो आधे खांचे की संख्या की आधा होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा द्विपरत में क्या होगा। अब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि इसमें प्रत्येक खांचे में बेटा क्या होगी? 2 कॉइल साइड। इसमें क्या होता है बेटा देखना, एक खांचे में किसके? आर्मेचर के खांचे में बेटा एक कॉइल साइड होगी, एक कॉइल साइड होगी, है ना? इसलिए बेटा कॉइल्स की संख्या कितनी होगी? 1/2 इंटू आधे। ठीक है? अब देखना दूसरा, ये यहां लिख देता हूं। इसमें एक खांचे में, एक खांचे या कहे स्लॉट में केवल केवल एक साइड होती है, एक साइड होती है। अब बेटा आपको जैसे ही मैं दोबारा दूसरी बताऊंगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। द्विपरत वाइंडिंग। अब कभी कभी आप न्यूमेरिकल करते हो तो सोचते हो ना कितने आर्मेचर स्लॉट ले, अब नहीं भूलोगे, है ना? द्विपरत वाइंडिंग। अब देखो इसमें क्या होगा, देखना इसमें एक खांचे, एक आर्मेचर खांचे या स्लॉट में स्लॉट में कुंडली की दोनों साइड होती है, में कुंडली की दोनों साइड होती है। क्लियर? हाँ, यानी कि बेटा ये कुंडली है ना, तो आपके ए और ए डैश दोनों एक ही उसमें होगी। देखना कैसे? सर ये बन गया मेरा आर्मेचर, है ना? ये क्या है? स्टेटर भाग है ना? अब इसमें दोनों साइड होगी। देखना कैसे बेटा, एक तो ये रही, एक ये रही, यहां से गया यहां से निकला, यहां से गया यहां से निकला। समझ में आया? इसीलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है? डबल लेयर वाइंडिंग कहा जाता है। समझ में आया? आया। इसका मतलब बेटा इसमें कॉइलों की संख्या खांचों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड आ गई ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अतः कॉइल की संख्या 1/2 खांचे नहीं, खांचों की संख्या के बराबर होता है। अतः कुल कॉइल संख्या बराबर क्या होगा? 1/2 नहीं, खांचों की संख्या। ये बेटा बहुत बड़ा डाउट होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाता। आज आपको क्लियर हो गया। ठीक है? बहुत ठीक, ठीक, बहुत सही। अब अगली चीज जो आप हमेशा जानते हो बेटा वो क्या होता है? वो होता है बेटा फुल पिच वाइंडिंग। तीसरी कौन सी होती है? फुल पिच। वैसे तो आप सब जानते ही है ना? तीसरा फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग क्या परिभाषा होती है भैया फुल पिच की? आपने पढ़ा है ना? फुल पिच का मतलब क्या होता है? कंप्लीट पिच। यदि वाइंडिंग पिच और पोल पिच का मान बराबर हो तो बेटा वाइंडिंग कैसी होती है? फुल पिच। यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच, वाइंडिंग का मतलब कॉइल पिच ही है ना, पिच का मान बराबर हो, बराबर हो तो कॉइल कैसी होती है साथी? कॉइल फुल पिच होती है, फुल पिच होती है। चलिए, अक्सर बेटा ये आपसे डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछी जाती है, तो वो आपको मैंने बता दिया। क्लियर? क्लियर। कैसे समझेंगे? सर मान लो मेरा ये पोल है एन, ये पोल है एस, बेटा यहाँ से अगर ये है और यही आपकी यहाँ से क्या जा रही है बेटा? कॉइल जा रही है। अब आप खुद देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? पोल पिच वाईपी, और बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या है? वाईसी। और यही तो बोला है बेटा, जब वाईसी का मान वाईपी के बराबर होता है तो बेटा ये क्या कहलाती है? फुल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? फुल पिच। क्या कहलाती है? फुल पिच कहलाती है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, अब देखो बेटा इसके बाद आता है लघु पिच। सर इसको भी थोड़ा समझा दो। तो बिल्कुल समझा देंगे, है ना? चौथा समझो बेटा, लघु पिच। लघु पिच यानी कि बेटा क्या होता है? शॉर्ट पिच। इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं भैया इसमें क्या होगा? यदि बेटा पिच फैक्टर का मान क्या होगा? 1 से कम, इसमें वाइंडिंग पिच, पिच सदैव क्या होती है बेटा? पोल पिच से कम होती है। पोल पिच से
कम होती है। सर कैसे? थोड़ा-सा बता दो, तभी बता देते हैं। मान लो बेटा ये N है, ये S है ना? ये इसका मध्य बिंदु है। अब देखो यहाँ से कॉइल यहाँ से रवाना तो हो गई, है ना? लेकिन बेटा ये यहीं से इसने पाथ कंप्लीट कर दिया। अब देखो इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक फुल पिच है, लेकिन बेटा कॉइल पिच देखो YC यहाँ तक ही है। ये क्या है बेटा? गैप है। ये अल्फा क्या है? ये शॉर्ट पिच एंगल है। क्या है? शॉर्ट पिच एंगल। समझ में आया? इसके अंदर बेटा हमेशा क्या होता है? कॉइल पिच का मान पोल पिच से क्या होता है? कम होता है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना। बाकी सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है? ठीक है। अब बेटा कुछ एसी में अलग-अलग प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, जैसे सिंगल फेस मोटर होती है ना, जैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, ये तो किसके थे? अल्टरनेटर के। अब जैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है, अब उसके अंदर बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, उनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है? आओ, तो अब जानते हैं बेटा क्या है? विभिन्न प्रकार की एसी वाइंडिंग्स, विभिन्न प्रकार की एसी वाइंडिंग्स, ठीक है? अब वो कौन-कौन सी है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, या वो करते हैं बेटा अगले लेक्चर में, ठीक है? आराम से। थैंक यू सो मच।